ठीक ही है, ये सब दिख तो रहा है ना, सब ठीक है। हाँ, देखना आज उल्टा पुल्टा ना हो जाए। वो बंद कर देना, आवाज़ नहीं आए। चलिए करते हैं थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में आज का टारगेट है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल फिजिक्स, थर्मल एक्सपेंशन कम ही पढ़ेंगे अब तो, आधा से ज़्यादा नाटक तो उसमें निकल गया, समय की कमी हो गई। फिर तुम लोग मैथ्स चिल्लाओगे, उधर केमिस्ट्री चिल्लाएगा। केमिस्ट्री की छुट्टी है, मैथ्स वालों की तो है। भाई जाएगा मैथ्स, छोड़ दो ना क्लास। क्या करेगा मैथ्स पढ़ के? बारिश हो रही। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन आज शुरू करेंगे। छोटा टॉपिक होता है लेकिन बड़ा लॉजिकल होता है। बड़ी इच्छा थी कि आज इसको लाइव किया जाए, लेकिन किसको गाली दूँ समझ नहीं आ रहा। चलिए, थर्मल का कौन सा लेक्चर है ये बता दो। थर्मल का 12, लेक्चर नंबर 12, सही बोल रहे हो ना? और डेट है आज का 14 जुलाई 7 में 2025। 14 जुलाई 2025 थर्मल का लेक्चर नंबर 12 और थर्मल एक्सपेंशन का पहला। थर्मल एक्सपेंशन का पहला देखो, कुछ चीज़ें तुम्हारे एक जनरल डिस्कस करना जा रहा हूँ, सुनना पड़ेगा तभी बात समझ में आएगी। फार्मूला अगर मानो तो इस चैप्टर में फार्मूला के नाम पे 2 चीज़ है बस, फार्मूला नहीं है। कितना बढ़िया चैप्टर, नो फार्मूला, लेकिन इसके सवाल आपके प्राण ले सकते हैं, इसलिए दिमाग लगा के आपको सुनना पड़ेगा। मान लो कोई भी, जैसे तुम्हारा कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, उस फ़ोटो को बड़ा करना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, फ़ोटो को बड़ा करना है। अब तुम लॉजिकली सोच के देखना, हर आदमी का चेहरे का शेप अलग अलग है। जैसे मेरे नाक को देखो, नाक का होगा तो सबके नाक के शेप अलग अलग है। देयर इज सम एंगल, सबके अपने अपने एंगल पे है। भगवान ने पूरा एंगल बनाया होगा कि भाई इतने डिग्री में इसको रखूँगा तो ये बन जाएगा ये इंसान, इतने डिग्री पर रखूँगा तो वो इंसान। सोच, कैलकुलेटेड है डाटा। अगर मैंने अपनी छोटी सी फ़ोटो बनाई, एकदम छोटी सी मेरी कोई फ़ोटो है, उस फ़ोटो में जिस एंगल पे मेरा एक्चुअल में नाक है, फ़ोटो में अगर देखने से अगर उसी इंसान का फ़ोटो है तो फील तो हो जाएगा ना कि हाँ भाई उसी आदमी का है। अगर मान लो मैंने फ़ोटो बड़े किया और नाक ऐसे हो गया, तो कब होगा नाक उल्टा पुल्टा? जब मैं एंगल चेंज कर दूंगा। यानी कि जब तुम फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट करते हो तो क्या एंगल बदलते हो? नहीं, एंगल नहीं, कान है, कान का एक शेप है। अगर मान लो एंगल बदल दिया तो पीके वाला स्टाइल नहीं हो जाएगा? सोच, अभी कान सर्टेन एंगल पे टिका हुआ है, मैंने कान को ऐसे कर दिया तो पीके हो जाएगा, दोनों कान टक। सोच के देख, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से पहली बात एंगल तो नहीं बदलेगा, ये बात मन में फिक्स है। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एंगल नहीं बदलेगा, और बाकी सब कुछ बदलता है। एंगल के अलावा सब कुछ बदलता है टेम्परेचर बढ़ाने से। सबसे अगर प्रिसाइजली अंदर घुस के बात करो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बदलता होगा? क्या बदलता होगा एक्चुअली में? केमिस्ट्री में जाके अगर सोचे तो 2 एटम के बीच के सेपरेशन, 2 एटम के बीच के सेपरेशन बदलते होंगे ना। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सेपरेशन बढ़ेगा। अब मैं तुमको कुछ कहानी बताता हूँ। जैसे इस तरीके का मेरे पास कोई शेप है, ऐसा, इतना क्वेश्चन ही है ये अपने आप में। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मानो ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। अभी जो ये गैप इतना है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये गैप कम हो जाएगा कि नहीं? सोच, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे चिपकेगा, गैप कम हो जाएगा कि नहीं? ये बात मान रहे हो? ये इस बात से कौन कौन एग्री करता है? हाँ ना में हाथ नहीं है तुम्हारे पास, एग्री नहीं कर रहे, तुम कर रहे हैं। अरे यार कॉमन सेंस की बात है, इसमें गैप ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये फैलेगा, गैप इसका कम हो जाएगा, इसमें तो कॉमन सेंस है, इसमें कौन सी फिजिक्स है? सही बात है। तो एग्री तुम नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ज़रा समझाओ मुझे।
टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, अब तुमने कहा, तुमने यहाँ पे एक एटम मान लो, टक, एक एटम यहाँ मान लो, टक, पहले एक एटम यहाँ था, टकाक, अब ये एटम था, टकाक, ये तुमने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा दिया, और यहाँ कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, और कहानी तो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दो एटम के बीच की दूरी क्या हो जानी चाहिए, कमनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अरे यार एक्सपेंड होता है, बढ़ेगा ना, तो ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। फील आता है क्योंकि हम ऊपर ऊपर देख के सोचते हैं, लेकिन सही मायने में ऐसा होगा नहीं। तो क्या होगा, ये गैप भी बढ़ेगा, ये गैप भी बढ़ेगा, तभी तो एटम एटम के बीच या डिस्टेंस बढ़ेगा। सोच, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता है, तो एटम एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो लिखते भी रहना पड़ेगा, या नहीं लिखोगे, बाद में लिख लोगे, सुनते रहोगे। नहीं बताओ ना, सही बोलो, मैं जल्दी काम करूँगा, समय कम है मेरे पास, बाद में लिख लेंगे। ठीक है, चलो सुनते रहो, फिर बाद में लिख लेना। हटाओ, चलो ज़्यादा पढ़ा देते हो, बाद में लिखना। आज टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कंडीशन इसकी होगी, तो भाई कम होने का तो सवाल नहीं उठता है। एक तो ये बात हो गई, इसको ख़त्म करें, ये बात हो गई, इसको ख़त्म करें। अच्छा, तो अभी क्या सीखा हमने, टेम्परेचर बढ़ाने से दो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, ये लिखने बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से दो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, दूसरी बात समझो, माना ये मेरे पास इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में कुछ ऐसा रॉड जैसा रखा हुआ है, और मैंने इसको रखा था 60 डिग्री पे, और कुछ टाइम बाद टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या बात होगी, एंगल नहीं बदलेगा, लेंथ बढ़ेगा, एंगल नहीं बदलेगा। लिख लो, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ता है, ऐसा लिखोगे, अच्छा लिखोगे क्या, लिखो टेम्परेचर बढ़ाने से सब कुछ बढ़ेगा, बस एंगल नहीं चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे सब कुछ बदल जाता है, एंगल नहीं बदलता, सब कुछ बदलता है, एंगल नहीं बदलता। ये कितनी अच्छी बात हो गई, एंगल नहीं बदलता है। बात सही है? अच्छा, इसी को बोलते हैं फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट कहा जाता है। जैसे आपका फ़ोटो कितना भी छोटा है, अब इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। जैसे किसी भी, वो तुमने देखा है ग्लोब, स्कूल में होता है, प्रिंसिपल सर आगे ग्लोब रखते हैं, उनको पता हो नहीं हो मतलब नहीं है, लेकिन रखेंगे ज़रूर ग्लोब। क्यों रखते हैं, पूछना उनसे, क्यों रखते हैं, कुछ अच्छी बात होगी इसके पीछे। मैंने तो कभी नहीं पूछा। मेरे स्कूल में था ना, जब छोटा था, उस स्कूल में, मतलब नवोदय में जाने से पहले स्कूल तो होता है, तो वहाँ पे एक स्कूल थे, टीचर पैसे वो थे अपने, क्या बोलते उसको, प्रिंसिपल। वो जब ऑफिस में बुलाता था तो हम लोग सोचो बहुत छोटे रहोगे, तो ऐसी बात करता था, तो पीछे से कमर पे ऐसे हाथ रखते थे प्यार से। जैसे प्यार से हाथ रखते रखते इतनी ज़ोर से चींटी काटते थे ना, ऐसे करके, मतलब गलती करने के बाद ही ऐसे करते थे। कुछ मैंने कांड कर दिया, फिर बुलाते थे, बहुत प्यार से बात करते थे, पूछते थे क्या हुआ है, सारी बातें जान लिया पहले, क्या कांड करके आए हो, और उसके बाद अब तुमको, मतलब वो जो दर्द था ना, वो बच्चा ही समझ सकता है। बस यही काम था उनका, मारते वारते नहीं थे, यही था उनका बढ़िया। और स्कूल में जब छोटे होते हैं तो हाफ पैंट पहन के जाना पड़ता है, हाफ पैंट पहन के जाना पड़ता है। तो ये थी बात। तो हमारे प्रिंसिपल भी रखते थे, फिर बाकी तो रखते ही हैं। ग्लोब, एक ग्लोब होता है छोटा, एक ग्लोब होता है बड़ा 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 बड़ा, होते जाएगा ना। अब ज़रा सोच, ग्लोब में तुम किस स्टेट के हो भाई, दिल्ली के हो, तो स्टेट तो रहा नहीं, चलो फिर भी, हाँ चलिए भाई दिल्ली का है। और मान लो दिल्ली का, मेरे पास जो मैप है छोटा है, और दिल्ली की साइज़ ये है, ठीक है, दिखा सकते हैं यार, कितने भी छोटे दिखा सकते हैं, गोल दिल्ली ये रहा। अब मैं बहुत बड़ा मैप खरीद के लेके आया, मतलब उस मैप को इनलार्ज करा के आया, और उस उतने बड़े मैप में दिल्ली को इतना छोटा दिखाया, तो कहीं से जायज़ नहीं है ना बात। तो दिल्ली की साइज़ भी बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं। देख, हर एक सेक्शन जो होगा सबकी साइज़ बढ़ेगी, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, कोटा, हरियाणा, पंजाब, सब बढ़ेगा ना भाई, सबकी साइज़ बढ़ती जाएगी, सब चीज़ बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगा। बस
दिल्ली का जो नक्शे का जो शेप होगा वो थोड़ी बदल दोगे। सोच, अरे दिल्ली का नक्शा मेरे को ध्यान भी नहीं कैसा, ऐसा ऐसा करके कुछ होगा, उस ऐसा ऐसा वाले को थोड़ी तुम गोल कर दोगे ले दिल्ली। यू कांट। इसका मतलब यू कांट चेंज द एंगल। एंगल के अलावा सब कुछ बदल सकते हो, थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन काम की है। अच्छा, अब देखो दूसरी बात तुमको बताऊं, एक्सपेंशन जो होता है ना तो कब होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सपेंशन हो जाएगा। जैसे ये रॉड है, आज तुम आए तो ये मान लो 3 मीटर का था, कल बहुत गर्मी है, आओगे तो 3.5 मीटर का मिलेगा। होता है ना ऐसा? नहीं होता? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। इतना भयानक एक्सपेंशन नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। कितना कम होता है? देखो 10⁻⁻5 के ऑर्डर में होता है। अब इतना कितना कम, इतना कम ऑर्डर होता है, मतलब मामूली सा एक्सपेंशन है जो ढूंढने से भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन होता ज़रूर है। आप ऐसे नहीं कि अच्छा ये आज गर्मी है क्या, बड़ा लग रहा है आज रॉड, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? तो आप एक्सपेंशन को ऐसे समझ सकते हो, होता ज़रूर है, दिखाई नहीं देता, हाँ लेकिन होता है, होता है। अब इसी चक्कर में तुम देखते होगे ना, ये तो बहुत सबको पता है, फ्लाईओवर वगैरह बनाते हैं तो कुछ देर के बाद उस पर ऑटो में बैठ के जाओ तब मज़ा आएगा। फ्लाईओवर से क्रॉस करो, ऑटो में बैठे रहो, तो हर सर्टेन डिस्टेंस के बाद ऑटो एक बार धक धक फिर चलता है, फिर धक धक, मतलब देयर इज़ अ गैप। ये गैप एक्सपेंशन के लिए तो होता है। चौथी तीसरी क्लास में पढ़ाते हैं इसको कि गर्मी के मौसम में ऐसे ऐसे फैलेंगे, तो अपने को लगता था कि गर्मी के मौसम में तो चिपक ही जाता होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, एक्सपेंशन डेली लाइफ में होता है, बिल्कुल होता है। इसके कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया, फ्लाईओवर में आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस देयर इज़ अ गैप, है ना, 2 सेगमेंट के बीच गैप छोड़ते हैं। ट्रेन की पटरी, उसमें भी तो गैप छोड़ते हैं जहाँ ज्वाइनिंग होती है उसकी। और बताओ, ये देखो वायर जो जाता है, बिजली के खंभे, बिजली के खंभे तुमने देखे होंगे, बिजली के खंभे तुमने देखे होंगे थोड़े से झूलते हुए जाते हैं। टेलीफोन का जो वायर जाता है वो थोड़ा सा झूलते हुए जाते हैं। फिर तुम सोचते हो अरे यार इतना लटका के छोड़ दिया, साला टाइट क्यों नहीं कर रहा? तो सोच, पूरा टाइट कर दिया उसको, एकदम से ऐसा हिलने नहीं दे, बिल्कुल ऐसा। अब पूरा टाइट है, सर्दी आएगी, सर्दी आएगी, सर्दी आएगी, वो थोड़ा और सिकुड़ेगा, टूट सकता है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा उसको लूज छोड़ा जाता है। ये कुछ डेली लाइफ के एक्सपेंशन के एग्जाम्पल है। अपने को भी फील होता है। दरवाज़ा सर्दी में तुमको हो सकता है कोई कुंडी तुमसे नहीं लग रही हो, इधर उधर हो गया हो, गर्मी में बड़ा फिट हो जाता है मामला, होता है ना। तो ये सब एक्सपेंशन के कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसे थोड़ी दरवाज़ा अरे यार बड़ा लग रहा है आज, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसके इफ़ेक्ट ज़रूर दिखने लगते हैं अपने को। ये है एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन। नाम ही है थर्मल, मतलब हीट से रिलेटेड। टेम्परेचर बढ़ाओगे, एटम एटम के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, इतना कम बढ़ेगा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन होगा। ठीक है बात। अब ये तो हो गई कहानी, ज्ञान। अब इस ज्ञान में अब हेडिंग दो लीनियर एक्सपेंशन। इसका एक ग्राफ भी होता है, थर्मल एक्सपेंशन का एक ग्राफ भी होता है। ग्राफ के लिए जगह छोड़ देना, थोड़ी देर में ग्राफ बता दूँ। अभी आ जाओ लीनियर एक्सपेंशन में। अब बैठो, लीनियर एक्सपेंशन तो पढ़ोगे तो बैठो तो फिजिक्स तो क्या आता ही होगा उधर भी। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन लंबाई वाला एक्सपेंशन है कि नहीं। अब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट से चीज़ें करी गई, एक्सपेरिमेंट से चीज़ें करी गई। समझो बढ़िया। मान लो ये मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड का मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मैं फ़ोटो बना लेता हूँ। देखिए, इस रॉड की जो पहली लंबाई थी वो थी एल इनिशियल इतनी, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लंबाई हो गई एल फाइनल इतनी हो गई। इसमें जो चेंज आया ये आया डेल्टा एल का, डेल्टा एल का आया, नो प्रॉब्लम। अब एक्सपेरिमेंट से लोगों को पता चला, एक्सपेरिमेंटली कोई डेरिवेशन नहीं है, दो बातें पता चली। पहला, अब तुम जानते हो कि ये जो डेल्टा एल निकल के आया,
ये प्रोपोर्शनल, ये साइन प्रोपोर्शनल का लगा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद अल्फ़ा लिखूँगा। ये डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू किस पे आया, इनिशियल लेंथ के, है ना, तो एल इनिशियल के। और दूसरा उनको पता चला कि ये डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है कितना टेम्परेचर चेंज किया गया उसके। दो बातें समझ में आई, दोनों बातों को लोगों ने समराइज़ किया। तो डेल्टा एल, फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाया, नाम रखा अल्फ़ा, नाम रखा अल्फ़ा। नाम है इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तुम जानते हो तो टेंशन की बात नहीं है, खुद से लिख लेना। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फ़ा का नाम, ये है अल्फ़ा। अब देखना एल इनिशियल और साथ में डेल्टा टी, अल्फ़ा। अब दो तीन चीज़ अल्फ़ा के बारे में लिख लो। यहाँ से ये अल्फ़ा निकल के आया, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोई अल्फ़ा की यूनिट बता सकता है क्या? देख लो, अल्फ़ा की यूनिट बता दो। इन्वर्स आएगा ना, देखो खुद से करके देखो। यहाँ से अल्फ़ा की यूनिट डेल्टा एल, मीटर में लिख, एम से क्या लिख रहा हूँ मैं, मीटर। यहाँ अल्फ़ा की यूनिट मुझे चाहिए, एल ये भी है, इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर, और ये होगा डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। मीटर से मीटर निकल लिए, अल्फ़ा की यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अब फटाफट इतना लिख लीजिए, अल्फ़ा, अल्फ़ा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब एक चीज़ नोट लगा के लिख लो भाई, अल्फ़ा अगर टेम्परेचर का चेंज बहुत कम है तब तो अल्फ़ा को कांस्टेंट मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो इस बात को, फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर अल्फ़ा is considered constant, अल्फ़ा इज़ कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अल्फ़ा को कांस्टेंट माना जाता है। हाँ, ऐसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, परंतु स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए इसको कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अल्फ़ा किसकी प्रॉपर्टी होगी, सोच के देखो, क्या मटेरियल की होगी क्या? हर मटेरियल, ये है क्या एक्चुअली में अल्फ़ा? अगर यहाँ से देखोगे तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ओवरऑल। देखो क्या हुआ था इस अल्फ़ा के साथ, हमने कांस्टेंट लगाया है। पक्का मटेरियल टू मटेरियल डेल्टा एल अलग अलग होगा कि नहीं? कोई मटेरियल ज़्यादा फैल सकता है, कोई मटेरियल कम फैल सकता है, इसको कौन डिसाइड करेगा? उसको अल्फ़ा कर सकता है डिसाइड। यानी कि लिख लो इस बात को, अल्फ़ा इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब पूछा जाए तो कहना है कि अल्फ़ा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब आयरन और कॉपर से रिलेटेड कभी कभी पूछा जाता है। कॉपर का अल्फ़ा ज़्यादा होता है, कॉपर का अल्फ़ा आयरन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। जो सॉफ्ट है ना, अल्फ़ा ज़्यादा है, इसका अल्फ़ा ज़्यादा है। ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए। तो एक सवाल है मेरे पास कि ये जो बात चल रही है, मैंने कहा था ग्राफ के लिए जगह छोड़ना, ग्राफ के लिए जगह छोड़ना, ग्राफ के ऊपर आने वाले हैं अभी। वो ग्राफ ही में ऐसे तुमने अभी जो ग्राफ बनाऊंगा वो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में उस ग्राफ को तुमने देखा ही होगा। ग्राफ का असिमेट्रिकल होना ही थर्मल एक्सपेंशन का कॉज है, वो अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास निकल के आया है, कौन? ये डेल्टा एल। ये डेल्टा एल एक फार्मूला इसको मान सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फ़ा एल इनिशियल डेल्टा टी। अब ज़रा रीअरेंज करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें, कुछ कहानी यहाँ से निकाल के देखते हैं, कुछ कहानी यहाँ से निकाल के देखते हैं। देखो मैं डेल्टा एल को लिख रहा हूँ एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल्स टू अल्फ़ा, उसके बाद लिख रहा हूँ एल इनिशियल और उसके बाद लिख रहा हूँ डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ से एल फाइनल फाइंड करूँ तो बाकी यहाँ से देखो एल इनिशियल प्लस में आएगा इधर, और ये आएगा अल्फ़ा, इसके पास भी एल इनिशियल है और डेल्टा टी है। तभी तुम कहते हो एल फाइनल का फार्मूला निकल के आता है, एल इनिशियल कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। एल फाइनल का फार्मूला निकल के आता है
एल इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, इसके अलावा कोई फार्मूला ही नहीं है चैप्टर में, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है चैप्टर में। तो आप चाहें तो इस वाले फार्मूले को भी यहाँ लिख सकते हैं कि भाई एल फाइनल मुझे चाहिए, एल इनिशियल कॉमन लेके 1 प्लस ये अल्फ़ा डेल्टा टी, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं। सबसे ज़्यादा यूज इसका आएगा, डेल्टा एल इसका यूज आएगा। बात समझने की है, बात समझने की है, ठीक है। मिटाऊँ इसको। अब आराम आराम से न्यूमेरिकल की तरफ अगर बढ़ें तो बात आपको बेहतर समझ में आएगी। चलिए, फार्मूला के नाम पे सिर्फ 2 है, तो फार्मूले वाली कॉपी में सिर्फ 2 बात लिखोगे। अब एक चीज़ लिखो, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आंसर लिखो, असिमेट्री ऑफ कर्व, असिमेट्री ऑफ कर्व। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, इसी को तो बोलोगे थर्मल एक्सपेंशन। लिख सकते हो कहीं, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ही होता है थर्मल एक्सपेंशन उर्फ एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ग्राफ का असिमेट्री होना, इसका क्या मतलब है? असिमेट्री होना इसका क्या मतलब है? ग्राफ का असिमेट्री होना ये थर्मल एक्सपेंशन का कॉज है। एनसीईआरटी में हो सकता है कि आपको ये ग्राफ मिले, कोई ग्राफ मिला है आप अगर पढ़े होंगे तो। एनसीईआरटी में थर्मल एक्सपेंशन में कोई ग्राफ आपको मिला है? मैंने कहा हीट एंड थर्मो का एनसीईआरटी पढ़ने के लिए लाइन बाय लाइन, हीट एंड थर्मो का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे परेशान हो जाओगे। इसके ऊपर खूब सारे सवाल होते हैं, है ना? ऐसे दिखाओ दिखाओ, नहीं वो अलग है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब एक सेंटेंस लिखिए, फिर मैं आता हूँ ग्राफ के ऊपर, वहाँ से सवाल आया हुआ है। लिखो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। बात सही है क्या? टेम्परेचर इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, हेंस एंगुलर नहीं रे एवरेज, हेंस एवरेज सेपरेशन बिटवीन द एटम इंक्रीजेस। सही बोल रहा हूँ क्या? एवरेज सेपरेशन बिटवीन द एटम इंक्रीजेस एंड फाइनली थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, एंड फाइनली थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। बात सही है ना? ये अपने आप में थ्योरेटिकल सवाल है। अब बताओ, फिर से बताओ, थर्मल एक्सपेंशन में क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा? तो आंसर है सब कुछ बदलेगा, एंगल नहीं बदलेगा। सब कुछ बदलेगा, एंगल नहीं बदलेगा। सब कुछ बदलेगा, एंगल नहीं बदलेगा। ठीक है, अब लिखो, ड्रॉ द कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस। ड्रॉ द कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस। ड्रॉ द कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस। अच्छा चलो, एक तो ऐसी बात करते हैं, ये देखो, ये थोड़ा सिमेट्रिक नहीं लग रहा है क्या? देखो, ये लग रहा है ना सिमेट्री। सिमेट्री कैसे पता चलता है? मैं यहाँ से बीच से अगर इसको काटूँ तो इसके 2 बराबर बराबर टुकड़े बन जाएं, ये होगा ना सिमेट्री। असिमेट्रिक कैसे होगा? मतलब असिमेट्रिक कैसा होगा? देख, ये टिक लगा दो, ऐसे असिमेट्री हो गया। ये देख, ये तुमने टिक लगा दिया, असिमेट्री हो गया। अब ये बिल्कुल बराबर बराबर काट दिया, ये सिमेट्री है। तो एक कंडीशन सिमेट्री की और एक कंडीशन असिमेट्री की, अगर ये तुमको समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। देखो, पहले इस पे आओ, सिमेट्री वाले पे। सिमेट्री वाले पे ध्यान दो, कहानी क्या चल रही है। माना एक एटम यहाँ पे फिक्स है, ग्राफ किसके बीच है? पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच। पहली बात, ये ग्राफ गलत है, मन में इसको रखना नहीं है, और ये ग्राफ सही है, तो मन में ये रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ सही है
और ये ग्राफ गलत है। ये ग्राफ तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं मिला था क्या? स्टेबिलिटी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, केमिकल, ऑफ कोर्स केमिकल बॉन्डिंग, हाँ केमिकल बॉन्डिंग, बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, केमिकल बॉन्डिंग वहाँ मिला होगा। एक ही बात है, केमिस्ट्री से सब मेरे लिए, मैं भेदभाव नहीं करता, मैं भेदभाव नहीं करता। हाँ अब आ जाओ, अब जरा समझो, यहाँ पे एक एटम है, दूसरा एटम जब यहाँ वाइब्रेट करेगा, इस वाले एक्सिस पे जब वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, यहाँ और यहाँ इसी के बीच वाइब्रेट करेगा, जब वो इसके बीच वाइब्रेट करेगा तो उसका मीन पोजीशन यहाँ है। चूँकि सिमेट्री है, आगे वाइब्रेशन इन दोनों पॉइंट के बीच होगा। किसका? एक एटम तो यहाँ फिक्स है भाई, सोच, फर्स्ट एटम यहाँ फिक्स है, दूसरा एटम हिल रहा है, तो उसका वाइब्रेशन अगर यहाँ होगा, दूरी बढ़ गई, बीच का बिंदु आज भी यही, मीन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। कहीं भी कर लो, यहाँ भी अगर वाइब्रेशन करता है तो इसके मीन पोजीशन यही है, यहाँ मीन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, कहीं भी वाइब्रेशन करा लो, मीन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये कहलाता है सिमेट्री। सिमेट्री का सीधा मतलब होता है किसी चीज़ को दो पार्ट में काट दो, हो गया सिमेट्री। जैसे ये कोई शेप है हमारे पास, ये कोई शेप है, केक आया, केक को ऐसे बराबर से काटा कि जिस एक के हिस्से में जितना दूसरे के हिस्से में भी उतना अगर आ जाए, मान लो, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। पिज़्ज़ा आया, पिज़्ज़े के टुकड़े कर दिए हमने, अब उसमें यार वो जब दुकान वाला देता है तो तरीके से काट के देता है, कभी अपने को काटना पड़ता है तो ऊंचा नीचा हो जाता है ना, वो सिमेट्री तो है। ये तू ले, फिर कोई दुख नहीं होता, किसी को दुख नहीं होता। अब तो सोच, वो उल्टा पुल्टा काट के दे, सामने वाले को दोगे, थोड़ी सी तकलीफ मनी मन हो ही जाएगी। केक में भी यही है, अब बर्थडे का केक ये अपन काट के दें वो, और या फिर दुकान से जो पेस्ट्रीज़ खरीदते हो वो, अंतर है कि नहीं? वो बिल्कुल शेप में काटते हैं और हम काटते हैं ऊंचा नीचा हो जाता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, वो असिमेट्री है। यहाँ कहानी सिमेट्री की है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेचर में असिमेट्री है तो नुकसान है, ये असिमेट्री नेचर में है, इसीलिए थर्मल एक्सपेंशन हो भी सकता है, नहीं तो नहीं होता। अब देख, इसको तो हटाओ, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ वो एक बार में पछता भी नहीं है, असिमेट्री वाली बात एक बार में पछती भी नहीं है लोगों को। चलो अब मैं तुमको एक बात बताऊँ, यहाँ और यहाँ ये एक लाइन खींचता हूँ मैं, और एक लाइन में यहाँ से यहाँ खींचता हूँ, ठीक है, और एक लाइन में यहाँ से यहाँ खींचता हूँ। अब तू आराम से देख, हर बार लाइन का मिड पॉइंट डिसाइड करो, क्या एक ही रहेगा? क्या एक लाइन में रहेगा क्या इसका मिड पॉइंट? नहीं रहेगा, एक लाइन में इसका मिड पॉइंट नहीं रह सकता, यही तो इसकी खासियत है, असिमेट्रिक कर्व है। तो यही सवाल पूछा है कि अगर असिमेट्रिक कर्व है तो क्या होगा, उसका जो पार्टीशन होगा तरीके से अगर देखा जाए, अगर मैं इसको दिखाऊं तो एक लाइन में नहीं दिखा पाऊंगा, एक को यहाँ मान लो, एक को यहाँ मान लो, ये रहा, तो इसका मिड पॉइंट अलग अलग होने लगेगा, ये इसकी असिमेट्री खासियत है। अब मैं बताता हूँ, एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम, ये दो एटम नहीं है, दूसरा एटम जब वाइब्रेट कर रहा था तो एक बार उसको मिड पॉइंट यहाँ लगा, फिर थोड़ी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जब वो वाइब्रेट किया तो मिड पॉइंट उसको कुछ अलग लगा, फिर उसके बाद से उसको मिड पॉइंट कुछ अलग लगा। ये बात अपने को इसमें कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है। हमारे लेवल की बात क्या है? हमारे लेवल की बात ये है कि चूँकि ग्राफ का शेप असिमेट्री है, इसी कारण थर्मल एक्सपेंशन हो भी पाता है। समझ रहे हो? थर्मल एक्सपेंशन होने का कॉज है ग्राफ का असिमेट्री होना। जब मैं अगली बार फिर से जब दोबारा एक दिन और इस ग्राफ को बताऊंगा ना, तब तुमको इसका बढ़िया फिगर समझ में आएगा कि क्या है इसकी फीलिंग। इसलिए ग्राफ को दो बार समझेंगे। अभी तो बस इसका फ़ोटो ध्यान में रखा कि ओहो ये फ़ोटो कैसा, देख ये फ़ोटो ऐसा है, ऐसा फ़ोटो बिल्कुल पैराबोला नहीं समझना है, ऐसे टिक लगाते हैं ना थोड़ा ऐसे करके, ये वाला फ़ोटो, और ये ऐसे बना देना है, इस तरीके से लाइन खींच देनी है, हो गया। यही है, इसी तरह का सवाल होते हैं।
कॉज पूछता है थर्मल एक्सपेंशन का, कॉज पूछता है थर्मल एक्सपेंशन का। अब मैं एक फ़ोटो बनाऊंगा तो तुमको और फीलिंग आएगी। मान लो इसको थोड़ी सी बात अगर समझ में आई, देखो ये इधर क्या दिखाया गया है, दूरी को। तो मान लो सबसे शुरू में ये दूरी इसकी कितनी थी, r1। कुछ टाइम बाद ये दूरी बढ़ी, कितनी हो गई, r2। उसके बाद ये दूरी बढ़ी, कितनी हो गई, r3। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दूरी बढ़ रही है ना इसकी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है। तो यही इसका कॉज होता है। और सोच, जब एक ही जगह मिड पॉइंट होता, एक ही जगह मिड पॉइंट होता, जैसे अभी हमने यहाँ दिखाया था, जब एक ही जगह मिड पॉइंट होता ऐसा वाला, और इसी लाइन में सारे मिड पॉइंट होते, तो टेम्परेचर, और एक तो फिक्स था, मान लो ऐसा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अब मैं किसी भी कंडीशन में जाऊँ, यहाँ से दूरी सबकी फिक्स ही रहनी है r। अगर r1 है तो r1 किसी भी टेम्परेचर पे, तो दूरी बढ़ी नहीं है इसकी। सही है। तो ये बात 10% भी समझ में आए तो अपना काम यहाँ से हो जाता है। अभी तक की बातों का कंक्लूजन क्या है? अभी तक की बातों का कंक्लूजन ये है कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस and hence separation between the atoms increases, and this is the cause of, this is the region, this is the step, you can say this is the step of thermal expansion. कोई पूछेगा what is the root cause? The root cause is the asymmetric curve between the potential energy and the distance. This is the cause. कॉज यही है भाई। वो जो बात हो रही है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, वाइब्रेशन होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, सेपरेशन बढ़ जाता है एटम के बीच के, तो उसके स्टेप है कि पापा आएंगे तब मैं आऊँगा। समझ रहे हो? स्टेप। अच्छा ठीक है। अब देखो अगली बात, अब उस एक्सपेंशन में एक टाइप आया जिसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लंबाई वाला एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में सब कुछ बदलता है, बस एंगल नहीं बदलता। अच्छा, लंबाई वाले एक्सपेंशन में हमने देखा इनिशियल लंबाई अगर Li था, फाइनल लंबाई Lf हो गया, चेंज इन लंबाई डेल्टा L हुआ है। हमने ये देखा कि डेल्टा L प्रोपोर्शनल होता है किसके? अल्फ़ा के। ठीक है, आप देखो डेल्टा L प्रोपोर्शनल होता है L इनिशियल के और डेल्टा T के। इक्वल करोगे, अल्फ़ा लगाओगे, काम आसान है। अब यहाँ से L फाइनल निकाला था तो ये आया था। अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम होती है। शॉर्ट रेंज टेम्परेचर में ये अल्फ़ा कांस्टेंट होता है, नहीं तो ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। अब इसको मेनली सवाल से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो लिखो पहला सवाल लिखो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास and steel rods, of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2, alpha 1 and alpha 2। ठीक है, आगे कहता है लेंथ ऑफ ब्रास रॉड, लेंथ ऑफ ब्रास रॉड equals to L1 and that of steel rod is L2। आगे लिखना L2 minus L1 is same at all temperature। L2 minus L1 is same at all temperature, then choose the correct option, then choose the correct option। पहला ऑप्शन फटाफट लिखो, अल्फ़ा 1 L2, अल्फ़ा 1 L2 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 L1।
दूसरा लिखो अल्फ़ा 1 L2 स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 L1 स्क्वायर। दूसरा बोला है मैंने अल्फ़ा 1 L2 स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 L1 स्क्वायर। तीसरा लिखो अल्फ़ा 1 स्क्वायर L2 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 स्क्वायर L1। चौथा लिखो अल्फ़ा 1 L1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 L2, अल्फ़ा 2 L2। हाँ क्या कैसे कौन ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी क्या है, एक गजब इंसान का, इसी को बोलते हैं किस्मत। किस्मत ऐसा है कि कभी कभी तुमको कम नॉलेज भी रहेगा ना, उस कम नॉलेज से भी किसी सवाल को सोचोगे तो सही हो जाए। और जिसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ज़्यादा नॉलेज है लेकिन परफेक्ट नहीं है, वो फंस जाएगा उसमें। इसीलिए कभी कभी कम नॉलेज, साफ गधा जिसको बोलते हैं, कभी कभी तुम देखना सवाल बहुत ट्रिकी रहता है लेकिन कोई एकदम से नालायक होगा, वो उसको सही करके आएगा, बोले अरे इतना तो आसान था, फिर लॉजिक भी देगा अरे यार ये तो था, लेकिन वो सवाल एक्चुअल में ट्रिकी होता है और आप फंस जाते हैं। आइए समझते हैं इसको। इसने एक ही बात बोली है, इसने एक ही बात बोली है, इसने कहा है L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड एट ऑल टेम्परेचर। L2 कौन है? L2 कौन है? L2 हमारे पास दो रॉड था जो क्वेश्चन कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब आपके पास ब्रास है और स्टील है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्रास है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टील है। चलो भाई ठीक है, ब्रास और स्टील दे दिया। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई इसके लिए आपका अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ब्रास के लिए अल्फ़ा 1, यहाँ पे अल्फ़ा 2। लंबाई क्वेश्चन कह रहा है एक का L1 और दूसरे का L2, ये क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन का मतलब इन्फॉर्मेशन कह लो इसको। ठीक है भाई, मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसने कहा है कि भाई कुछ भी कर लो, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 को सेम रखा गया, मतलब L2 माइनस L1 को सेम रखा है। ये कहा कि ये मेंटेन किया गया है सेम टेम्परेचर पे। क्या बोला सेंटेंस? इट इज़ मेंटेन्ड सेम फॉर ऑल टेम्परेचर, ऐसा बोला है आपको। अब L2 माइनस L1 मतलब दोनों की लंबाई का डिफरेंस मेंटेन है। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कोई चीज़ पहले थी 5 मीटर की और कुछ ऐसा हुआ इसकी लंबाई बढ़ के एक समय के बाद बढ़ गई इसकी लंबाई और ये हो गई 5.25 मीटर। 5.25 मीटर लंबाई बढ़ गई, 5.25 मीटर हो गई। अच्छा, अब जरा देखना किसी की, अब समझना। मान लो एक कंडीशन ऐसी है जब ये डिस्टेंस 5 न होके 7 होता और इसकी लंबाई बढ़ती और बढ़ के 7.25 हो जाती, 7.25 हो जाती, ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई किसी कारण से। तो ज़रा तुम देखो L2 माइनस L1 अगर देखा जाए, देख ये L1 की कहानी और ये L2 की कहानी। पहले की कंडीशन में L2 माइनस L1 कितना है? 2। दूसरे कंडीशन में L2 माइनस L1 कितना है? 2। तो हो तो सकता है ना ऐसा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब जरा देख, अब कहानी ये है कि L2 माइनस L1 को इसने मेंटेन कर दिया सेम टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो L2 का नाम, यही हिंट है, यहीं से शुरू होगा, L2 का नाम क्या हो जाएगा? L2 डैश, और L1 का नाम L1 डैश। ये सम भी तो सेम था, अभी घटाया था ना हमने, 2 ही तो आया था।
और ये था L2 माइनस L1, ये क्लिक होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, अब तो वैल्यू डाल दी। L2 माइनस L1 इक्वल्स टू, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ चेंज होगा, यही तो है फाइनल। वो क्या है? इनिशियल। L2 का डैश है तो L2 इसका इनिशियल होगा, ये रहा L2। अब इसमें अब देखना अल्फ़ा में अंतर है, 1 प्लस अल्फ़ा, ये किसका अल्फ़ा है? 2 नंबर स्टील का, जिसकी बात क्या है यहाँ? अल्फ़ा 2 है ना, और साथ में डेल्टा टी माइनस अल्फ़ा 1 डैश, अल्फ़ा 1 डैश। अब जरा समझना, अल्फ़ा 1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहली बात ये देख, L1 डैश, सबसे पहले यहाँ L1, ये तुमने लिखा, यहाँ से L1 कॉमन ले लो, 1 प्लस इसको क्या बोलोगे? हाँ 1 है तो ये लिखाएगा अल्फ़ा 1, तब आएगा डेल्टा टी। ये रिलेशन ऐसे बन के आएगा, समझ रहे? ये वैल्यू बन के आएगी। अब ज़रा चेक कर लो इसको, L2 माइनस L1 इक्वल्स टू, ये रहा L2 प्लस L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी माइनस ये हो जाएगा L1 माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी। सही है क्या? अब ज़रा रीअरेंज करिए, देखिए ये L2 इस तरफ आके माइनस होगा ख़त्म, ये L1 माइनस में है भैया, ये इस तरफ आके प्लस होके ख़त्म। बोलो तो इधर क्या रह गया? 0। अरे भाई अब इधर कौन बचा? अल्फ़ा 2 और L2 के साथ डेल्टा टी, और माइनस में ये वाला टर्म अल्फ़ा 1 और डेल्टा टी, इसका L1 रह गया, इसके पास भी तो L1 है। बोलो सही है क्या? अब बस कुछ नहीं करो, क्या यहाँ इक्वल लगा दूँ क्या? एक स्टेप खा जाऊँ क्या? क्या छोड़, अल्फ़ा 1 डेल्टा टी L1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 डेल्टा टी और ये L2। डेल्टा टी से डेल्टा टी गए। अब रिलेशन क्या आया? अल्फ़ा 1 L1 बराबर अल्फ़ा 2 L2। क्या है? ऐसे ढूंढने से तो कभी नहीं बनेगा, पेन चलाना पड़ेगा। ये थॉट मन में आनी चाहिए। और इससे पहले जो इसके लिए बताया था कि भाई 3 से 3.25 वाला जो समझाया था, अगर इनिशियल लेंथ जो थे उनका डिफरेंस अगर सेम है तो फाइनल लेंथ का डिफरेंस भी सेम होगा। यही सिखाया तो सवाल। देख इनिशियल लेंथ था ना L1 L2, उसका डिफरेंस सेम रखा हर टेम्परेचर पे, तो फाइनल लेंथ जो बनता जाएगा उसका डिफरेंस भी सेम रहेगा हर टेम्परेचर पे। ये लॉजिक है इसके अंदर। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है शायद, देख लीजिए। हाँ तो ठीक है ना, वो हवाबाजी था तुम्हारा। मिटाओ क्या इसको? ये एक्चुअली में क्या है बताऊँ तुमको, तुम लोग जो थर्मल फिजिक्स पढ़े हो ना, वो पढ़े हो रट्टू वाले मास्टर से, जो जीवन भर एक ही चैप्टर पढ़ाने आते हैं, अब उसमें दे फार्मूले पे फार्मूले साले। हाँ इसीलिए वो ऐसे मास्टर से पढ़े हैं। तो वो क्या है कि वही मास्टर अभी सब चिल मार रहे होंगे, अभी पेपर आ गया ना कठिन, सारे मास्टर ऐसे जो है वो दिल खुश वाले। तो इसीलिए थर्मल एक्सपेंशन में मैं फार्मूले पे जाता ही नहीं, हर स्टेप पे फार्मूला है। इतना फार्मूला थोड़ी ना पता होता है। चलो ठीक है, हटाओ। अब इस साल मन से रटने वाला सिस्टम नहीं, हमने थर्मल फिजिक्स अपनी कॉपी अगर पिछले साल की होगी थर्मल फिजिक्स से पलट के देखना, हर एक स्टेप एक फार्मूला है। इसीलिए इस बार ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए ध्यान से। देखिए कहता है 2 rods of length L and 2L,
two rods of length L and 2L having coefficient of linear expansion alpha and 2 alpha respectively are connected so that total length becomes 3L. Total length becomes 3L. Find the average coefficient of linear expansion. Find the average coefficient of linear expansion of composite rod. करना मत, बस सुनो, बस लिख लो, बात सुनो, समय थोड़ी सी कमी है आज। सुनिए, लास्ट सवाल छोड़ रहा हूँ, मैथ्स करो जाके, मज़े करो। मैथ्स मतलब मज़े, फिजिक्स मतलब प्रॉब्लम। समझिए बात को क्या कह रहा हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, तुम लोग भी छोटे रहे होगे, छोटे बच्चे को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, मांगता है पैसा, तो उसको मान लो तुम 500 का नोट दे दो। बहुत छोटा बच्चा होना चाहिए, चालू बच्चे की बात नहीं हो रही। 500 का नोट दे दिया, तो 500 के उसको नोट दे दिए एक, 500 का उसको तुमने एक नोट दिया है, उस बच्चे को 500 का तुमने एक नोट दिया है। छोटा बच्चा है, देखा उसके बगल में उसी की उम्र का एक और छोटा बच्चा है, तुमने उसको 50-50 के 10 नोट दे दिए। तो ये बच्चा तो तबाही मचा देगा उस समय। लेकिन हम तुम बड़े हो गए, हम तो कहेंगे यार भाई 50 रुपये का 10 नोट जो इतनी बार मिलजुल के जो काम करेगा, वो तेरा ये 500 का भी नोट कर देगा। बात तो तू समझ, लेकिन वो समझेगा नहीं, क्या मचा देगा तुम्हारे साथ। यही तो इक्विवेलेंट है कि भाई ये सब मिल के जो काम कर रहे थे वो अकेला कर रहा है, यही होता है इक्विवेलेंट। तो कहने का मतलब ये है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेजिस्टेंस ले लो, ये सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हैं, मानो ये है, मान लो 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, कितने हो गए? 10 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट बनाते हो तो एक ही रेजिस्टेंस बनाते हो, वैल्यू रख देते हो 10 ओम और कहते हो कि ये तीनों मिलके जो काम करेंगे ये अकेले कर लेगा, है ना, अकेले कर लेगा। तो तुम सोचो, यहाँ पे जो चैप्टर है, ये चैप्टर किसका है? लीनियर एक्सपेंशन का। इसमें चेंज क्या हो रहा है? डेल्टा एल। पहले केस में 2 रॉड थे, दोनों रॉड ने अकेले जो डेल्टा एल किया होगा, अगला जो नया रॉड आएगा, दोनों, अब मैं समझाता हूँ उस बात को समझना। पहले 2 रॉड थे, दोनों ने मिलके जो डेल्टा एल किया है, अगर कोई अकेला रॉड उतना ही डेल्टा एल कर लेगा, वही तो उसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। सोचो, तो ये थॉट ऐसे डेवलप होता है, रटने से नहीं होगा। जैसे पहली कंडीशन ये थी हमारे पास, पहले कंडीशन हमारे पास ऐसी थी, बाद में एक रॉड बनाना है और जो क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दिया वो लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनना। कह रहा है 2 रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड 2L। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक लंबाई इसकी L और दूसरे रॉड की 2L, सही है। कह रहा है, फिर कहता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड 2 अल्फा। भाई इसका अल्फा और इस वाले का 2 अल्फा। अब सुनना आगे। अब कह रहा है आर कनेक्टेड सो दैट टोटल लेंथ बिकम्स 3L। अब इनको ऐसे जोड़ा कि ये लंबाई कितनी बन गई? 3 है। इसका मतलब ये दोनों रॉड मिलके जो काम करेंगे, यहाँ काम मतलब डेल्टा एल, यहाँ काम मतलब डेल्टा एल है। और डेल्टा एल का मतलब तुमको पता है, अल्फा टाइम्स एल इनिशियल और डेल्टा टी, ये होता है। तो इनका एक केस में डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जो आएगा
वो इसके केस में डेल्टा एल आ जाएगा, मान लो डेल्टा एल 3 कर देता हूँ। दोनों सेम होने चाहिए। फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एल यहाँ लिखोगे क्या, देख अल्फ़ा, एल इनिशियल क्या लिखोगे, एल, ध्यान से बोलना, ये क्या हो गया डेल्टा टी, डेल्टा टी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सारी कहानी कहाँ हो रही है, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है ना बात। अब बोलो, अगला बोलो, हाँ अब अल्फ़ा नहीं 2 अल्फ़ा, अब एल नहीं 2L, और तुमको अब कौन चाहिए, डेल्टा टी। सोच, ये दोनों मिलके जो काम करेंगे वो ये काम अकेले करेगा। तो भाई यहाँ पे अब देखना वापस, अल्फ़ा मुझे नहीं पता, यही तो निकालना है, मैंने मान लिया अल्फ़ा नेट या अल्फ़ा इक्विवेलेंट। अब देख दूसरा, एल इनिशियल इसका क्या है 3L और साथ में डेल्टा टी, खत्म। अब देखो क्या कट रहा है, डेल्टा टी कट रहा है, डेल्टा टी कट रहा है, हो गया। यहाँ से अल्फ़ा एल, यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे पूरी कहानी। यहाँ से अल्फ़ा नेट निकलेगा, निकालिए अल्फ़ा नेट। बढ़िया से निकालो, सही बात है, करिए। समय हो गया है, कितना आया 5 अल्फ़ा क्या, हाँ जोड़ लीजिए, ये अल्फ़ा एल, ये 4 अल्फ़ा एल मतलब 5 अल्फ़ा एल, और यहाँ से 3L, एल भी निकल रहे हैं, तो 5 अल्फ़ा अपॉन 3, सही बात है। ये है, इस तरीके से सोचा जाता है। जैसे रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में क्या बोलते हो कि 3 रेजिस्टेंस मिलके जो काम, अगर मान लो रेजिस्टेंस होता तो वहाँ क्या बोलते, 2 रेजिस्टेंस मिलके जो काम करेगा वही काम ये यहाँ पे करेगा। और हीट वाले चैप्टर में जब भी तुमको ये अल्फ़ा निकालना हो तो क्या बोलोगे, फिर सेंटेंस सुनना, 2 रॉड मिलके जो अलग अलग डेल्टा एल जनरेट करेंगे, ये रॉड उतना ही डेल्टा एल अकेले जनरेट करेगा। लिख लो तो, 2 रॉड मिलके अलग अलग जितना डेल्टा एल जनरेट करेंगे, $3L लेंथ का रॉड उतना ही डेल्टा एल अकेले जनरेट करेगा, मानते हो ना। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी की बात अब यहाँ से फिर बस ऐसे निकाला जाता है, तरीका फिक्स रखिए। मैं मानता हूँ कहीं कहीं फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, सीरीज पैरेलल से बकवास, ऐसे करिए आप इसको, ठीक है। बस इतना ही, थोड़ा आज कम हुई है क्लास, करेंगे इसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, अगली क्लास में इसके ऊपर काम करेंगे।